हेलो, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे। मेनली थंबनेल पर लिखा है जो बिहार बोर्ड के लिए ये चैप्टर है, लेकिन आप कोई भी बोर्ड के हो, चिंता की बात नहीं है, आपको पढ़ सकते हैं। मैंने जो आप ये नोट देख रहे होंगे, जो नोट मैंने तैयार किया है, ये नोट आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये नोट आप परीक्षा में लिखिएगा, आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल से कई सारी ऐसी स्टोरी से और आप अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझेंगे। आप लोगों को लगभग हर परिभाषा 80% याद हो जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आप परिभाषा जो देख रहे होंगे इस वीडियो में देखेंगे, उसको आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन आपको उसका एक भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं समझिएगा और सभी समीकरण याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो एक बार परिभाषा पढ़ देते हैं। क्या होता है, कलर थोड़ा चेंज कर लें। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप समझिए, आप परिभाषा से बताते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा, तो अकेले का यहाँ पर सेंस क्या है ये हम बताते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा, तो यहाँ पर एक पदार्थ देखिए, ये CaCO3 है, यह संगमरमर का सूत्र है CaCO3, ये है पदार्थ एक। तो ये अकेले है अभी, ये पदार्थ, सॉरी ये अच्छे से नहीं हो रहा है, ये पदार्थ अभी अकेले है और ये पदार्थ अकेले क्रिया करेगा, अकेले क्रिया, इसमें उष्मा, इसको गर्म किया गया तो ये दो पदार्थों में टूट गया। एक बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, ये देख रहे होंगे, और एक बन गया हमारा गैस CO2 वायुमंडल में, जो हम श्वसन के दौरान छोड़ते भी हैं। तो अकेले का कहने का सेंस समझ गए कि जब कोई पदार्थ, यहाँ तक समझ गए होंगे, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा, यहाँ पर जब कोई पदार्थ अकेले, यानी कि CaCO3 को अकेले, ये एक पदार्थ है, इस उष्मा दिया गया तो ये CaO और CO2 में टूट गया। कि आप देखिए किसी दूसरे पदार्थ के साथ, तो आप देखिए किसी दूसरे पदार्थ के साथ कैसे क्रिया करेगा, तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो एग्जाम्पल इसका मैंने लिया है H2+O2, ये हाइड्रोजन एक पदार्थ हुआ और ये ऑक्सीजन एक पदार्थ हुआ, ये दोनों पदार्थ क्रिया करके एक पदार्थ बना रहा है। और यहाँ पर ये देखिएगा जी, ये अकेले पदार्थ था CaCO3 संगमरमर, और इसे गर्म किया गया तो ये दो पदार्थों में टूट गया। यानी कि आप परिभाषा पढ़िए तो समझाएंगे। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, यहाँ पर देखिए निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी क्रिया हो तो ये एक पदार्थ का निर्माण किया, और जब CaCO3 ये अकेले एक पदार्थ था, अकेले खुद ये इसको गर्म किया गया तो ये दो पदार्थों में टूट गया। तो यहाँ तक समझ गए, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों में का निर्माण करते हैं, तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक चीज़, एक शब्द है यहाँ पर, जो भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण, तो भिन्न गुणधर्म कैसे हो गया ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ये रॉकेट के फ्यूल के रूप में इसे यूज किया जाता है। और ये ऑक्सीजन के बारे में जानते होंगे, ये दहन में सहायक तत्व, यानी आग लगाने में सहायक तत्व है। और ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करता है तो बना क्या देता है, तो आग को बुझाने वाला तत्व, यानी कि जल बना देता है। एक है जो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, रॉकेट का फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है। एक हमारा ऑक्सीजन है जो दहन में सहायक तत्व है, और मिल के हमारा बना दे रहा है दहन को बुझाने वाला, यानी आग को बुझाने वाला तत्व जल बना दे रहा है। तो ये समझिए कैसे भिन्न गुणधर्मों वाला तत्व बनाता है। और यहाँ पर भी देखेगा तो यहाँ पर संगमरमर था और इसे गर्म किया गया तो ये चूना में टूट गया, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट गया। संगमरमर और कहाँ चूना हमारा हो गया और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया समझ गए होंगे, एक बार पढ़ देते। जब कोई पदार्थ
अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये समझ गए। तब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, इसका उदाहरण है ये शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण क्या है समझिए। शब्द समीकरण कुछ भी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर पुराने एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि H2 + O2 मिलके जल बना रहा था, यहाँ पर देखिए तो हमने यहाँ पर H2H किसका संकेत है, H जल का संकेत तो है, H गलती हो गया, H हाइड्रोजन का संकेत है। तो H हाइड्रोजन का हिंदी में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, और वो किसका संकेत है, तो ऑक्सीजन का संकेत है, तो हमने ऑक्सीजन को भी हिंदी में यहाँ पर लिख दिया। और ये H2O याद कर लीजिए, यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे रासायनिक सूत्र हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। अब ज़्यादा नहीं याद करना है, छोटा छोटा, जैसे H2O जल का, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, CaO यानी कि ये चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा ना, तो आगे वीडियो में हम जब बोलेंगे ना सब, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे H2O किसका सूत्र था, जल, या इसे हिंदी में पानी कहते हैं, तो इसको यहाँ पर पानी लिख दिया सिंपल में। यही हमारा शब्द समीकरण हो गया। जब कोई रासायनिक समीकरण है उसको हम शब्द के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही हमारा शब्द समीकरण हो जाता है। तो शब्द समीकरण, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या है, यही था, हो गया रासायनिक समीकरण। इसके संकेत में जब हम किसी शब्द समीकरण को उसके संकेत में, सिंबल में व्यक्त कर देंगे, तो वही हमारा हो जाता है हमारा रासायनिक समीकरण। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसका सूत्र लिख दिया। जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो हमने H लिख दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, O लिख दिया। पानी जल का सूत्र H2O होता है, तो H2O जल का सूत्र लिख दिया H2O। तो यही हो गया, जब शब्द समीकरण को उसके रासायनिक सूत्रों में व्यक्त कर देंगे, वही बन जाता है रासायनिक समीकरण। एक और शब्द समीकरण का मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, जैसे कि कार्बन + ऑक्सीजन बना देता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र CO2 होता है। हमने यहाँ पर इसको सिंबल में व्यक्त कर दिया, कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का संकेत O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संकेत CO2 होता है। यही हमारा शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखा गया। रासायनिक समीकरण में यहाँ पर दो शब्द का यूज किया, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए। ये यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, इसमें दो शब्दों का यूज किया गया, वो अभी नहीं समझिएगा आप। अभिकारक यहाँ पर यूज है, और हमारा यहाँ पर उत्पाद यूज किया गया। तो पहले हम अभिकारक और उत्पाद समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अभिकारक है, उत्पाद अभी नहीं समझते होंगे, तो पहले अभिकारक उत्पाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये समझ लेंगे। सॉरी, यहाँ पर रासायनिक समीकरण में दो शब्द यूज है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, इससे क्षमा चाहते हैं। अब समझिए थोड़ा ठीक से। यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, इसमें दो शब्द का यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए अभिकारक और उत्पाद, दो शब्दों का यूज किया गया है, देख पा रहे होंगे। और ये दोनों शब्द पहले हम समझ लेते हैं अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, उसके बाद हम इसको एक बार पढ़ेंगे ना। रासायनिक समीकरण वही है जो शब्द समीकरण को सिंबल के रूप में व्यक्त किया। ये थोड़ा किताबी भाषा लिखा गया, तो इसे हम समझ लेंगे। उससे पहले हम अभिकारक उत्पाद समझ लेंगे तो हमें आसानी होगा इस परिभाषा को समझने में। देखिए अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को समझने के लिए मैंने एक आसान सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए अभिकारक क्या लिखा हुआ है, अभिकारक रासायनिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया तब बताए थे हम, रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थ, परिभाषा भी याद होगा आप लोग को। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया का थोड़ा और सिंपल एग्जाम्पल यहाँ को देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपके घर में दूध ले लेंगे हम, उदाहरण में देखिए दूध, उसमें दही का ही छोटा सा अंश लेते हैं तो उसे जोरन कहते हैं। तो दूध में हम डाल दिए जोरन और ये बन जाता है दही। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। क्या करा दिया हमने, रासायनिक अभिक्रिया।
अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया है, तो भाग लिया है दूध और जोरन, और दूध और जोरन भाग लेके हमारा दही बना देता है। तो जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम कहते हैं अभिकारक। जो भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अभिकारक। और जो हमारा रासायनिक उत्पाद पढ़ते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया हमारा दूध और में डाल दिए जोरन, तो इसके साथ क्या दोनों की अभिक्रिया से बन जाता है दही, जिसका गुणधर्म अलग होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े थे ना, भिन्न गुणधर्मों वाला नया पदार्थ बनता है। दूध और जोरन की वजह से भिन्न गुणधर्मों वाला नया पदार्थ क्या बना, हमारा दही बन। तो जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। वैसे भी प्रोडक्ट को आपको पता होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम देते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो दूध हो गया, तो कोई ग्वाला है वो दूध लेगा और दूध का जो मिठाई बन गया, तो दूध हो गया कच्ची सामग्री और मिठाई हो गया उसका प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जी मसाले ये भी हो सकता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल तो दिया ही है, यहाँ पर है कच्ची सब्जियाँ एक प्लस लिखा गया है, ये गलती हो गई है थोड़ा। कच्ची सब्जियाँ, मसाले और पानी, अब पका हुआ जो भोजन होता है, तो जो भी एक हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये सब कच्ची सब्जियाँ, मसाले और पानी ये सब में मिला के अब बना देता है हमारा पका हुआ भोजन। तो जो इस सब में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हुआ, तो ये समझाने के लिए इसमें अभिकारक कौन होगा, तो ये हो जाएगा कच्ची सब्जियाँ, मसाले, पानी, या उत्पाद क्या हो जाता है, तो हमारा पका हुआ भोजन। तो अब हम समझ गए हैं जो अभिकारक उत्पाद क्या है। अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे दही, दूध और हमारा जोरन। और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक उत्पाद समझ गए। तो अब हम रासायनिक समीकरण समझ जाएंगे। परिभाषा तो समझा ही दिए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। उसके बाद अब रासायनिक समीकरण आप देखिए, अब ये तो समझ ही जाएंगे। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों के स्थान, अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो दूध और जोरन डाले थे वही हो गया अभिकार, दूध और जोरन डाले थे वो हो गया अभिकारक, और जो हमारा प्राप्त हुआ था दही वो हो गया उत्पाद। तो वही हो गया अभिकारक और उत्पादों के स्थान पर हम रासायनिक सूत्रों का, रासायनिक सूत्र मतलब समझिए उसका सिंबल, रासायनिक सूत्र सिंबल के रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर शब्द समीकरण में बताया था, यहाँ पर क्या है, जब किसी रासायनिक यहाँ पर अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और तो अभिकारक ये हो गया इस साइड वाला, बाएं साइड वाला अभिकारक, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और हमारा राइट साइड वाला क्या है, उत्पाद। तो उत्पाद, इस अभिकारक का उत्पाद के जगह पर हम क्या किए, इसके रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर, जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O और पानी का H2, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते थे। अब किताबी भाषा वाला भी समझ गए रासायनिक समीकरण की परिभाषा। तो अब ये सब एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो 10th क्लास, वो सब तो बच्चों वाला लिए थे, जो दही और दूध और जोरन डालेंगे तो दही बन जाता है। तो अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो आपको समझना है वो समझ लीजिए। ये देखिए, जैसे सोडियम और यहाँ पर ऑक्सीजन में अभिक्रिया हुआ, सोडियम ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या, तो ये हो गया अभिकारक, और इसके फलस्वरूप बन गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद समझ गए। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम विथ प्रैक्टिकल समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमारा तांबा है, ये देख लीजिए कॉपर, इससे क्या कहते हैं, तांबा। ये घर में जो तार होता है तांबा का, वही तार है। हमने इसको क्या किया, इसको गर्म किया, इस तांबे को हमने गर्म कर दिया एकदम से।
जब इस तांबे को हमने गर्म किया ना तो ये एकदम से ये चूर्ण का ब्लैक कलर का चूर्ण में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड जिसे। तो इस कॉपर को, इस तांबे को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। तो इस कॉपर को हमने किया गर्म तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है परीक्षा में पूछा जाता है। जब हम तांबे को गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है तो ये इमेज से आप याद ही हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग ब्लैक होता है। ये देख लीजिए, जिसको गर्म किए तो ये ब्लैक में बदल गया। तो यही यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है। जो कॉपर तांबा को क्या, यही जो बताए, ज़्यादा जो लिखा उस पर मत फोकस कीजिएगा, ज़्यादा समझने पर याद कीजिएगा। आपको याद हो गया होगा तो ये एक बार पढ़ देते हैं। जिस कॉपर तांबा को गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इसका एक समीकरण लिख दिया गया। ये लिया कॉपर का संकेत Cu, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो अब पता है अभिक्रिया जिसके साथ किया, अभिक्रिया किया कौन, तो कॉपर ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया अभिकारक। और प्राप्त किया हो गया तो काला चूर्ण जिसे बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा उत्पाद। तो ये समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तो अब हमारा रासायनिक समीकरण के प्रकार है। तो हमारे रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या होता है तो समझते हैं। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये समझ गए कि अभिकारक उत्पाद समझते हैं। तो अभिकारक उत्पाद में बोल रहा है जो विभिन्न तत्वों का, अभिकारक उत्पाद में तो तत्व होता ही है, अभिकार तत्व अभिक्रिया करते हैं तो उसे ही ना, जो अभिक्रिया करता है जो तत्व उसे अभिकारक बोलते हैं। और जो तत्व उत्पाद हो, जो तत्व अभिक्रिया फल स्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो यही है ना विभिन्न तत्व। तभी अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या, अभिकारकों और उत्पाद परमाणु संख्या बराबर हो, अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या बराबर कहने का क्या सेंस है ये समझिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है। मैग्नीशियम की संख्या, मैग्नीशियम के पीछे 2 लगा है तो मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गई। अब देखिए बाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 है अभिक्रिया यानी अभिकारक में। ये अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना, इसको हम अभिकारक बोलेंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अभिकारक में जो मैग्नीशियम है इसकी संख्या कितनी है 2, और उत्पाद में मैग्नीशियम है इसकी संख्या भी 2 है, मतलब कि ये संतुलित है। अब ऑक्सीजन भी देख लेते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है अभिकारक में, उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, मतलब कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समझे जो अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या बराबर कहने का क्या तात्पर्य है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में यही है, ये बराबर नहीं होगा। जैसे मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक उत्पाद में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कह दें। ये सब तो याद हो जाएगा कि बहुत आसान चीज़ है। जैसे मैग्नीशियम की यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी चलो एक मैग्नीशियम है यहाँ पर, लेकिन देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यही लिखा गया है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए रासायनिक समीकरण के प्रकार हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, रासायनिक समीकरण है ना, ये जो इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक, इसे संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरण को। इसके लिए एक अलग वीडियो, ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जिसमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिर्फ सिखाया जाएगा। तभी ये समझा देते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए क्या लिखा गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम
क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक। अब ये क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्लास 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देते। द्रव्यमान क्या होता है ये समझिए, जैसे कि लकड़ी को आप बढ़ी को देखते हैं, वो लकड़ी काटता हो तो वो लकड़ी को काटता हो तो छोटा छोटा लकड़ी का बुरादा बच जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ओके, तो आप जिस चीज़ से, कोई भी चीज़ है दुनिया का, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, किस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, उससे आप अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पर क्या है, लकड़ी को जला, क्या है, लकड़ी का जलना अगर हम, देखिए क्या है, लकड़ी का जलना अगर हम 5 ग्राम लकड़ी, क्या किया गया, 5 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं, इसमें एग्जाम्पल में लकड़ी का जलना लिया गया है एग्जाम्पल में, और क्या गया है, 5 ग्राम लकड़ी को जलाते हैं और 1 ग्राम राख बचती है। एग्जाम्पल में लकड़ी का जलना लिया गया है, 5 ग्राम लकड़ी को हम जलाते हैं तो 1 ग्राम राख बचता है। आप भी सोचते होंगे बड़ा बड़ा लकड़ी, जब ठंडा में, जब बहुत ठंडा लगता है तो हम लोग आग सेक लेते हैं, तो लकड़ी जब जलाते हैं ना तो उतना वजन का लकड़ी होता है, वो जल के राख का वजन बहुत कम होता है। ये आप सोचते होंगे, तो यही है द्रव्यमान संरक्षण। क्या बोलेंगे, जो लकड़ी तो उतना वजन था, उतने छोटे छोटे कण से मिलकर बना था, और वो इतना राख उतना कम बचता है, तो बाकी का द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो विनाश नहीं होता है तो वो सारा द्रव्यमान चला कहाँ गया, वही समझाया गया। तो क्वेश्चन भी वही है, जो 5 ग्राम लकड़ी को हम जलाते हैं और उसका राख 1 ग्राम बचता है, तो बाकी का लकड़ी का जो द्रव्य था वो कहाँ गया। तो यहाँ पर आंसर देखिए लिखा गया है, आंसर में क्या है ये देखिए समझ जाएंगे। लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जलवाष्प H2O और अन्य गैस से बनती है, जो वायुमंडल में मिल जाती है। यदि हम सारी गैसों को इकट्ठा कर लें तो कुल द्रव्यमान 5 ग्राम हो जाएगा। अब समझ गए, जो लकड़ी को जब आप जलाते हैं ठंडा में तो क्या होता है, जो लकड़ी मान लीजिए आप 5 किलो का कोई लकड़ी का है, उस लकड़ी को आप जलाएं तो लकड़ी का मतलब कि राख मान लीजिए जो कुछ ग्राम बच गया, 5 किलो है तो मान लीजिए जो आधा किलो या 1 किलो लकड़ी का राख बच गया, तो बाकी का जो लकड़ी का द्रव्यमान था वो कहाँ चला गया। तो वही बोल रहा है, जो वो वायुमंडल में जो धुआं निकलता है लकड़ी से, वो CO2 H2O, लकड़ी में कुछ जल होता है तो जलवाष्प CO2 H2O अन्य गैसें के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। और जो वायुमंडल में गैसें जाती है वो सारे गैसों को आप अगर इकट्ठा कर लें और लकड़ी के राख को भी मिला जाए, उसको वापस से आप अगर जो द्रव्यमान को तुलना कीजिएगा तो पहले लकड़ी का वजन 5 किलो, अब वो भी 5 किलो ही होगा। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये VVI क्वेश्चन है, पूछता रहता है, तो ये याद कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आसान है, याद भी हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को बताए थे संतुलित करना, हम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक क्लास ही में बताएंगे। इसकी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कुल 2 विधियाँ होती है, इसमें से एक विधियाँ 10th में पूछता है बिहार बोर्ड मैट्रिक में, अन्य विधियाँ बीजगणितीय विधि है। ये भी हल्का होता है लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आप बोलिएगा आसान होता है, हम बता देंगे ये दोनों विधि। ये नेक्स्ट वीडियो में जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब मिलेगा। इसकी 2 विधियाँ, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। एक थोड़ा सा आइडिया हम दे देंगे अनुमान विधि का, वो अनुमान विधि का आइडिया थोड़ा सा हम अभी दे देते हैं, जैसे कि यही था इसी से देंगे। अनुमान विधि में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा भी आइडिया देख लीजिए फिर एक वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए
मैग्नीशियम यहाँ पर इस ये एग्जाम्पल समझा रहे हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण की एग्जाम्पल्स। यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 थी, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 थी। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसकी संख्या यहाँ पर 2 है, इसकी संख्या यहाँ पर 1 है। तो हम कुछ नहीं किए, इसके पीछे में हम ऑक्सीजन 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। यहाँ पर देखिए 2 लगा है, समतुलित वाला में 2 लगा दिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। और जैसे भी हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, एक चीज़ देखिए, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाएंगे तो इसके पीछे 2 लगाएंगे ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, वैसे ही हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। इसीलिए हमने मैग्नीशियम के पीछे भी 2 लगा देंगे, तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लगा ये चिंता मत लीजिए, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बस यही संतुलित करना पूरा बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब हम पढ़ाएंगे जो हम कैसे पता करें, क्या लिखा है देखिए, हम कैसे पता करें अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसके लिए 5 शर्तें हैं, कैसे पता करें अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसके लिए 5 शर्तें हैं। तो आप पता कर लीजिएगा जब अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो देखिए शर्त क्या है, पहला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब देखिए अब आएगा आप लोग को मज़ा, क्योंकि अब प्रैक्टिकल इमेज के साथ आप लोग को हम समझाएंगे। देखिए अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा सो देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का रिबन आता है, तो मैग्नीशियम का हमने रिबन ले लिया। रुक जाइए थोड़ा 1 मिनट। हाँ, मैग्नीशियम का हमने रिबन आता है, ये आप देख लीजिए मैग्नीशियम का ऐसा रिबन होता है। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। मैग्नीशियम एक बार पढ़ देते हैं जिससे समझ पाइएगा। तो मैग्नीशियम क्या लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है और अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन के लिए छोटा सा बता देते हैं। वो अब देखिएगा लकड़ी है ना, आप लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी का आकार कुछ भी होता है, राख में बदल जाता है, तो उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। वहीं पर वहाँ यहाँ पर वही चीज़ हुई है, लेकिन बस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम रिबन है, जिस प्रकार लकड़ी को जलाते हैं उसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन को भी जलाएगा। लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे ना, तब उससे जो धुआं निकलेगा, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके धुएं का रंग कैसा होता है, तब इसके धुएं का रंग आप याद रख लीजिए कैसा दिख रहा है, एकदम चमकीला, सफ़ेद चमकीला रंग का धुआं होता है इसका। मैग्नीशियम का को जलाने पर मैग्नीशियम का धुआं कैसा होता है, सफ़ेद चमकीला। और इसको जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और ऐसे सफ़ेद चूर्ण बन जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी रंग सफ़ेद होता है। तो मैग्नीशियम को रंग जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, उसका भी रंग सफ़ेद। और मैग्नीशियम धुएं का रंग कैसा होता है, सफ़ेद चमकीला। समझ गए होंगे, यही है अवस्था में परिवर्तन। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन इसके मैग्नीशियम के जलाने पर उसके धुएं का रंग कैसा होता है, या को अवस्था में परिवर्तन का एक एग्जाम्पल भी पूछ देगा तो उसमें आप लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन के लिए एक प्रयोग है, पहले इसको परिभाषा एक बार जो लिखा गया है उसको पढ़ देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल इमेज से समझाएंगे। देखिए रंग में परिवर्तन, लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड के घोल के बीच अभिक्रिया में पीला अवक्षेप बनता है, वो रंग में परिवर्तन। तो अवक्षेप का बनना था ना, वो आप नहीं याद कीजिएगा, बस एक छोटा सा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, इसीलिए वो बता रहे हैं। आप रंग में परिवर्तन, यहाँ पर जो रंग में परिवर्तन पूछे तब भी ये लिख दीजिएगा, अवक्षेप का बनना अगर जो पूछे तब भी ये लिख दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या, लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड घोल के बीच अभिक्रिया में पीला अवक्षेप बनता है एवं नीचे में लिखा गया रंग में परिवर्तन। तो देखिए क्या किया गया, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है हमारा Ki। ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये अवक्षेप का बनना, अवक्षेपन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसका भी एग्जाम्पल यही होगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, नीचे लिखा गया है, पहले ये प्रयोग समझेगा, पोटेशियम आयोडाइड का Ki। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको वाइट कलर का पानी जैसा दिख रहा है, वो ये है हमारा लेड नाइट्रेट। और ये जो ऊपर से जो इसको ग्लास से इस
पानी में डाला जा रहा है लेड नाइट्रेट, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट में क्या किया है, पोटेशियम आयोडाइड डाला गया। इसमें क्या, इसके रंग में परिवर्तन हो गया। ये देखिए कैसा, पानी पहले वाइट था, उसके बाद पीला हो गया, तो रंग में परिवर्तन हो गया। अब पीला पीला चीज़ जो बन रहा है वही अवक्षेप बन रहा है। तो रंग में परिवर्तन होता है, साथ में अवक्षेप बनता है। ऊपर में यही लिखा भी गया था, देखिए लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड घोल के भी जब क्रिया में पीला अवक्षेप बनेगा एवं रंग में परिवर्तन होगा। तो ये आप देख ही लिए किस प्रकार से रंग में परिवर्तन, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है तो किस प्रकार रंग में परिवर्तन होता है एवं किस प्रकार रंग में परिवर्तन होगा, अवक्षेप बनता है। ये समझ ही गए। अब ये देखिए, बोले थे ना लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यही है PbNO3 का होल ट्वाइस ले लिया और इसे लेड नाइट्रेट ले लिया, इसका सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अब पोटेशियम आयोडाइड किया है, अभी क्रिया में बन गया PbI2 और KNO3। अब ये याद कैसे रखिएगा, ये प्रॉब्लम है, तो इसे यही याद करा। आपको बस सूत्र 2 याद कर लेना है, जो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड किया है, बाकी हो जाएगा। अब देखिए आपको बस इतना याद रह जाएगा, जो लेड नाइट्रेट का सूत्र रंग में परिवर्तन में तो देखे हैं, जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड डाला गया, तो मुझे उम्मीद है ये याद ही रहेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक चीज़ ये 2 दिख रहा है, इसमें से आपको एक भी याद करना है। जैसे कि आपको ये याद रह गया PbI2, ये याद रह गया। तो अब दूसरा आपको नहीं याद आ रहा है, जो दूसरा क्या है, तो दूसरा कैसे याद कीजिएगा, सो देखिए। तो यहाँ पर PbI2 है ना, आप क्रॉस मारना है, पर Pb है तो यहाँ पर Pb तो चला ही गया, तो यहाँ पर Pb को हम क्रॉस मार दिए, अलग कलर ले लेते हैं। तो हमने Pb को हमने यहाँ पर क्रॉस मार दिया, Pb को भूल जाइए। उसके बाद I2 मतलब कि I है, यहाँ पर I की संख्या कितनी है, 2 है, तो I हमारा चला गया, I2 चला गया। तो अब बच क्या गया, देखिए हम I को हम कलर रे कर देते हैं, I2 यहाँ पर चला गया, तो I2 को हम हटा दिए यहाँ से, ये I और यहाँ पर 2 हटा दिए। लेकिन अभी ये पोटेशियम था, ये अभी K2, ये अभी पोटेशियम की संख्या, इसके पीछे भी 2 था, तो इसकी संख्या भी 2 है, तो बचा क्या, तो K इसकी संख्या पीछे 2 लगा था तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर NO3 या होल ट्वाइस को भूल जाइए और NO3 लिख दीजिएगा। इस प्रकार को छांट के आप याद कर लीजिएगा। तो आपको बस सूत्र याद कर लीजिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड किया है अभी किया, ताकि PbI2 और दूसरा आप खुद ही बना लीजिएगा KNO3। ओके, अवक्षेप का बनना ये नहीं याद कर लीजिएगा। फिर भी आप एक चीज़ बस इसमें याद रखिएगा, जो बेरियम क्लोराइड के घोल में, बेरियम क्लोराइड का जो घोल होता है, बेरियम क्लोराइड का घोल है, उसमें अगर जो सल्फ्यूरिक अम्ल हम मिला देते हैं ना, तो बनता क्या है, बनता है हमारा बेरियम सल्फेट। तो पूछता है बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो बेरियम सल्फेट का हमारा रंग होता है वो सफ़ेद होता है। यही क्वेश्चन आता है, जो बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो बेरियम क्लोराइड के घोल में हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, तो हमारा बनता है क्या है, तो बनता है बेरियम सल्फेट। तो पूछता है बेरियम सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है, तो देखिए 100 से सल्फेट 100 से सफ़ेद, याद हो जाएगा। बस इतना, बाकी अवक्षेप का बना लिखना है तो आप वो भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का ही लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें अवक्षेप और रंग दोनों एक साथ बनता है। वही अभिक्रिया भी लिख दीजिएगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का प्लस किया है PbI2 KNO3, ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब क्या है, गैस का निकलना, ये सब क्या है, तो ये अभिक्रिया हुई है या नहीं ये पता करने का ये सब शर्त है। तो अगला क्या है, गैस का निकलना, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। तो गैस का निकलना ये भी थोड़ा याद रख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए। जिंक, यहाँ पर क्या है, जिंक, तो जिंक ले लिया गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों के बीच क्या अभिक्रिया कराया गया। जब इन तीनों के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो गैस निकलता है, तो साथ में ताप में परिवर्तन होता है। जिंक का संकेत Zn होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा HCl और हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। इन तीनों के बीच हमारा अभिक्रिया कराएगा तो गैस निकलता है और साथ में ताप में परिवर्तन होता है, याद रख लीजिए। अब एक और स्टोरी आप सुनिएगा। अब देखिए, अब इसको तो जानते होंगे, ये क्या चीज़ है, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। पहले सूत्र याद कर लेते हैं, उसके बाद स्टोरी सुनिएगा तो आसानी होगा। ये आप याद कर लीजिए मेरे साथ ही, अभी बिना
बूझा हुआ चूना, एक है बूझा हुआ चूना, इसे भखड़ा बोला जाता है और इसका सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और एक है हमारा बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना को क्विक लाइम कहते हैं, कली चूना भी कहते हैं, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम कैसे रखा जाता है। तो रासायनिक नाम रखना बहुत आसान है, यहाँ पर बस आपको थोड़ा तत्व परमाणु संख्या थोड़ा 1 से 20 तक भी याद रहेगा, आप आसानी से बना पाए। यहाँ पर क्या है कैल्शियम, Ca किसका संकेत है कैल्शियम का। जब भी आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर एक कैल्शियम कैपिटल लेटर है और यहाँ पर स्मॉल लेटर में ए, तो आप ए को अलग तत्व नहीं समझ लीजिएगा। जब भी यहाँ पर कैपिटल लेटर रहे उसके बाद स्मॉल लेटर रहे तो ये एक ही तत्व होता है। जैसे कि यहाँ C रहता, उसके बाद फिर N लिखता रहता, तो ये हो गया अलग अलग तत्व, क्योंकि दोनों कैपिटल है। तो ये हो जाता हमारा C कार्बन और ये हमारा हो जाता नाइट्रोजन। ओके, तो ये समझ गए इतना। तो इसको बनाना रासायनिक नाम आसान है, कैसे कीजिएगा। तो कैल्शियम C है तो कैल्शियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्साइड हो गया तो कैल्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार सूत्र देखिएगा, अब बोल दीजिएगा। अब देखिए हाइड्रा ऑक्साइड, तो यहाँ पर भी वही किया गया, कैल्शियम का Ca कैल्शियम का संकेत है तो Ca, उसके बाद OH हाइड्रा ऑक्साइड का OH होता है, हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र। तो OH हाइड्रा ऑक्साइड, तो OH है तो हाइड्रा ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बोल दिया जाता है। ये समझ गए। अब देखिए, अब बस आपको कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। जो बूझा हुआ चूना, आप कभी कह दीजिएगा जो बूझा हुआ चूना के सूत्र में आप CaO कह दीजिएगा, तो कभी बिना बूझा हुआ चूना के सूत्र में CaOH का होल ट्वाइस कह दिया। इसमें कन्फ्यूजन रहता है, इसके कन्फ्यूजन के लिए कुछ समझना पड़ेगा। आपको बोले थे जल का सूत्र याद कर लेने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसी से हम याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना मतलब, तो सुनिए देखिए, आग होता है ना, आग को बुझाने के लिए, आग जो कहीं लग जाता है, यहाँ बूझा है ना, तो बूझा मतलब समझे बुझाना। तो आग को बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो H2O जल का सूत्र होता है। ये H2O ठीक से और लिख देते हैं, ये देखिए जल का सूत्र H2O होता है। H2O में जल के सूत्र में देखिए O आ गया हमारा, जल के सूत्र में हमारा O आ गया ऑक्सीजन और H आ गया। तो हम इस प्रकार हम लोग याद रख लेते हैं, जो बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है, जल का सूत्र होता है H2O। तो बुझा हुआ चूना होगा, उसमें OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड का संकेत क्या होता है OH, तो हाइड्रा ऑक्साइड होगा। बुझा हुआ चूना में हाइड्रा ऑक्साइड होगा। क्यों, कैसे पता करेंगे, तो बुझा हुआ चूना, जो बुझाने, जल, आग को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल का सूत्र हमारा H2O होता है। और H2O जैसे H2O में OH आता है, ये तो OH आता है ना, तो OH समझ जाते हैं ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का। जैसे ही याद आ जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, वैसे ही हम बता देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। समझ गए। जैसे ही आप जल का याद आएगा दिमाग में, जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, आग बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है, जल का सूत्र H2O होता है। और H2O में OH आता है, OH किस में आता है हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, बूझा वाला क्या होगा, तो बूझा हुआ चूना होगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड जैसे ही लोग को दिमाग में आता है तो वो आराम से आप बोल दीजिएगा CaOH का होल ट्वाइस का सूत्र होता है। बस एक याद हो गया तो अब दूसरा तो याद हो ही जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना में बता दीजिएगा, जो बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, तो बिना बुझा हुआ चूना में CaO कैल्शियम ऑक्साइड होगा। बिना बुझा हुआ चूना कई नाम है, ये तो याद करना पड़ेगा। ये क्विक लाइम भी इसे पूछ दिया जाता है, क्विक लाइम किसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम कहते हैं। इसे कली चूना भी कहा जाता है। इसको कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो बता ही दिए कैसे हम पता करेंगे, देखेंगे कैल्शियम है, ऑक्सीजन को ऑक्साइड हो जाता है। ये समझ गए। ये समझ गए तो अब स्टोरी समझिए। ये याद होने के बाद ही स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर है ये चूना, कौन सा चूना है, तो ये है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना। ये यही चूना जो जिससे आम के पेड़ को आप रंगते होंगे दिवाली के समय में, अपने घर के दीवार सबको रंगते, वही वाला चूना। इसको हमने लिया और इस बाल्टी में डाल दिया।
जैसे भी आप भी जब चूना को घोलते होंगे ना, तो उसको जब कभी कभी हाथ डाल देते होंगे घोलते, तो आपका हाथ एकदम से गर्म लगता होगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे ही हमारा बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। जैसे ही ये जल में जाता है वैसे ही ये अभिक्रिया करके गर्म हो जाता है। अभी और गर्म होके आपको एक बात बताते हैं, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना को जल में डालते हैं, वैसे ही ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना में बदल जाता है। ये समझ गए? यहाँ पर ये ताप में परिवर्तन में ये बताए हैं। ताप में परिवर्तन, बिना बुझा हुआ चूना को बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाने से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये फिगर समझ गए, जो बिना बुझा हुआ चूना इसे जल में मिला देंगे तो देखिए किस प्रकार से गर्म हो जाता है, भाप भी निकल रहा है फिगर में। ओके, बिना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड को हम जैसे ही जल में डालेंगे, अब तो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रा ऑक्साइड समझ गए होंगे, एक बार और हाइड्रा ऑक्साइड बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। सब जैसे ही बुझा हुआ चूना दिमाग में आएगा तो अगर आग को बुझाना है तो जल चाहिए। जल का सूत्र H2O होता है, H2O में OH आता है तो OH हाइड्रा ऑक्साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र OH होता है, सबको पता है, याद कर लीजिएगा। और तो बोल दीजिएगा COH का होल ट्वाइस, याद आ जाएगा। वो बुझा हुआ चूना का सूत्र COH का होल ट्वाइस होता है। ओके, अब देखिए अभिक्रिया के यहाँ पर प्रकार है, और एक छूट गया, सॉरी, एक यहाँ पर और याद करना था। पोटेशियम आयोडाइड का ये तो याद तभी किए थे, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र KI होता है। ओके, उसके बाद फिर है हमारा क्या है? अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया ये बहुत आसान है। देखिए संयोजन तब जो बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में वही सब होगा। जब क्या है, जब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा। जब दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना देगा तब उसे क्या कह देंगे? संयोजन अभिक्रिया। इसमें 2 पदार्थ रहेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे 2 पदार्थ है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 पदार्थ है। और दोनों पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनेगा। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? 2 नया पदार्थ होगा। जैसे कि यहाँ पर C कार्बन ऑक्सीजन है, 2 पदार्थ है और ये संयोग करके एक नया पदार्थ बना दिया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये देख रहे हैं यहाँ पर नीचे का एग्जाम्पल में भी यही है, 2 पदार्थ है हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, संयोग करके एक नया पदार्थ H2O जल बना दिया। और इसमें भी यही पर कॉपर वाला पढ़े होंगे, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो काला। जब हम मैग्नीशियम फीता, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसी दौरान। मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं तो उसके धुएं का रंग कैसा होता है? सफ़ेद चमकीला। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग भी सफ़ेद होता है। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या, जब 2 पदार्थ इसमें भी संयोग किया और संयोग करके एक पदार्थ बना रहा है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन संयोग करके कॉपर ऑक्साइड एक पदार्थ, यही हो गया संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एगो नया पदार्थ, यानी जब 2 पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। फिर एक स्टोरी सुनिए, उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमने क्या किया, फिर से हमने क्या किया, जो इस चूने को लिया, यहाँ पर ये बिना कौन सा चूना है तो अब बता दीजिएगा। ये बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है वही घर रंगने वाला। इसको हमने इस बाल्टी में ले लिया तो वापस से वही अभिक्रिया हो गया, बाल्टी एकदम से गर्म हो गया, भाप निकलने लगा। इस बार लेकिन हम भी घर रंगेंगे। चलिए हम ब्रश ले लेते हैं। अब ब्रश लिया हमने और हमने दीवार को क्या किया, रंग कर दिया। देखिए इस दीवार को हमने पेंट किया, अभी ताज़ा ही इस दीवार को पेंट किया है। और देखिए अभी लेकिन हमने, जब आप भी घर या आम के पेड़ को या अपने दीवार को कभी खुद से किया ही होगा, जब आपने रंगते होंगे चूना से, तो आप कितना भी शुरू में रंग दीजिएगा ना तो वो दीवार पर रंग चढ़वे नहीं करेगा, चाहे कितना भी रंग दीजिएगा। तो आप सोचते हैं कि कितनी गाढ़ा से रंग नहीं, चढ़ क्यों नहीं रहा। फिर 1-2 दिन हो जाएगा तो फिर ये एकदम से चमकने लगेगा। वही इस फोटो में दर्शाया गया है, जो हमने चूना से हमने शुरू में रंगते हैं तो नहीं रंग चढ़ता है। ये देखिए इस पर दीवार पर नहीं चढ़ रहा है, यहाँ पर 1 दिन हो गया तो किस प्रकार से उजला। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को समझाने के लिए ये बताइए ऐसा क्यों होता है। वो आगे एक क्वेश्चन है, उसके दौरान फिर वापस यहाँ आके आप लोग को समझाएंगे।
वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन संयोजन अभिक्रिया समझ गए, अब वियोजन अभिक्रिया समझते हैं, वो एक क्वेश्चन में उस स्टोरी का काम आएगा। देखिए वियोजन अभिक्रिया को दो नाम है, अपघटन और विघटन। वियोजन कहीं भी वियोजन रहे, अपघटन रहे, विघटन रहे, एक ही अभिक्रिया है, वियोजन अपघटन विघटन। इसमें उस संयोजन में क्या हुआ था, संयोजन में दो पदार्थ मिला था, एगो नया पदार्थ बना रहा था। इसमें उल्टा कर दी, जिसमें एगो पदार्थ रहेगा, जैसे कि कोई एगो चट्टान रहेगा, एगो बड़ा चट्टान रहेगा, कलर थोड़ा चेंज कर ले, एगो बड़ा कोई चट्टान रहेगा, वो टूट जाएगा, तो वो टूट के कई सारे छोटे छोटे चट्टानों में बदल जाएगा। यही है वियोजन अभिक्रिया। जो एगो कोई बड़ा पदार्थ रहेगा, वो टूट के छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएगा। संयोजन में क्या था, दूगो पदार्थ मिलके एगो नया पदार्थ बना रहा था, तब वियोजन के पढ़ते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही है, अब वियोजन अभिक्रिया परीक्षा में पूछेगा तो आप इसके 3 प्रकार से किए जाते हैं, तो आपको ये तीनों प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। पहला होता है उष्मीय वियोजन, ये जो हम ऊपर में लिखे हैं ना उष्मीय वियोजन, ये आपको समझने के लिए उष्मीय वियोजन लिख दिए हैं। उसके बाद नीचे में विद्युतीय वियोजन है, यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन, यहाँ पर इसका परिभाषा आप नहीं ये भी लिखिएगा ना, और सिर्फ उदाहरण में जो ये सूत्र लिखे गए हैं ये भी लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे में पूरे नंबर दे देंगे, ये समझने के लिए लिखे। देखिए उष्मीय सबसे पहले वियोजन होता है उष्मीय वियोजन, 3 प्रकार से यह अभिक्रिया होता है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या है, जब किसी पदार्थ का वियोजन उष्मा यानी हीट प्रदान करने पर होता है उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। उष्मीय वियोजन कैसे समझेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए CaCO3, CaCO3 क्या है, संखमरमर है, संखमरमर है। तो अब संखमरमर को उष्मा दिया गया तो ये CaO और CO2 में टूट गया। तो अब देखिए स्टोरी से यही पर बताना था स्टोरी। तो अब देखिए स्टोरी में हम कहाँ तक स्टोरी में गए थे, हमने बताया था जी इसमें चमक नहीं आती है। अब दीवार को चूना से तुरंत पेंट करिएगा तो 1 दिन बाद ही चमक आता है, तो ये क्यों नहीं आता है, 1 दिन तुरंत चमक क्यों नहीं आता है, 1 दिन बाद क्यों चमक आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है 1 दिन में के दौरान या कुछ घंटों के दौरान चमक आता है। तो क्या होता है, सब शुरू में आप रंगते होंगे ना तब चमक नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब रंगते होंगे तो वायुमंडल में उपस्थित होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे ना हमारा चूना, कौन सा चूना, ये आपको बताए थे तब, जो बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाल देंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन जाता है। ये कैसे हो जाता है, यहाँ पर अभिक्रिया लिखे हैं ये भी समझा देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर है, और इसे जल में डाले तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। और ये यहाँ पर ये क्यों आ गया, ये एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यहाँ पर CaO है, यहाँ पर H2O है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है यहाँ, और यहाँ पर H2O में कोई कैल्शियम नहीं था, तो कैल्शियम की यहाँ भी संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, यहाँ पर देखिएगा जो हाइड्रोजन है वो जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन इस कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन क्या गो है, हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 हाइड्रोजन की संख्या इसमें जुड़ रही है। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर देखिए OH का, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इस तरफ OH का हॉल ट्वाइस है, OH का हॉल ट्वाइस का मतलब क्या होता है, O का 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ये है OH का हॉल ट्वाइस कहने का तात्पर्य। तो यहाँ CaO में तो H2 जुड़ा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे 2 हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 ठो ऑक्सीजन है, CaO बिना बुझा हुआ चुना, कैल्शियम ऑक्साइड में भी 1 ऑक्सीजन, H2O के जुड़ने से 1 ऑक्सीजन मिल गया, जिसको संयुक्त रूप से लिख दिया गया है OH का हॉल ट्वाइस। अब समझ गए, यहाँ पर CaO में जल, मतलब कि बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया जाता है, तो क्यों बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाने से क्यों कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, ये आप समझ गए होंगे। और इसे जब आपको पता है जब ये बनता है ना, तो आप देखिए जब चूना को जल में डाल दिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाल देते हैं चूना को, तो जब जल में डालने से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, ताप में परिवर्तन में पढ़े थे यहाँ पर, इसीलिए प्लस उष्मा लिखा गया। तो ये यही हो गया उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रख लीजिए। और आगे बताते हैं, अभी
अब ये देखिए अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर बताया था जो शुरू में चमक नहीं आती है और एक दिन बाद चमक आता है। क्यों आता है? तो वायुमंडल में उपस्थित होता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे क्या करता है हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड शुरू में बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है हमारा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस CO2 से अभिक्रिया कर लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस CO2 से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया कर लेता है CO2 से। अब बना क्या देगा, इधर यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे में इसी अब बना देता है संखमरमर। संखमरमर के समान चमक आ जाता है। संखमरमर देखे होंगे, टाइल रंग होता है वाइट, उसके समान एकदम दीवार पर चमक आ जाता है। फिर एक दिन बाद देखिएगा जहाँ पर चूना किया रहेगा उसके एक दिन तुरंत देखिएगा, एक दिन बाद देखिएगा, एक दिन बाद कितना चमक जाता है। इस फिगर में भी दर्शाएगा। तो उस संखमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, यही समझाना था। ये संखमरमर बन जाता है। और आपको पता है, आप इसको संखमरमर है, अब इस संखमरमर को आप गरम कर दीजिएगा, CaCO3 है, इसको गरम कर देंगे, CO3 को गरम कर देंगे तो हमारा वापस से CaO और CO2 में टूट जाएगा। CaCO3 को गरम करेंगे तो वापस से ये CO3 है, यहाँ पर ये वियोजन अभिक्रिया यहाँ पढ़ेंगे इसलिए बता रहे हैं। CO3 को हम गर्म करेंगे, गर्म उष्मा का चिन्ह ये ट्रायंगल वाला होता है। CaCO3 को गर्म करेंगे तो ये वापस CaO कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर टूट जाएगा। क्योंकि चूना को कैसे डाले थे, चूना को हम जल में डाले थे ना, कौन सा, बिना बुझा हुआ चूना को ही ना हम जल में डाले थे। तो यही बिना बुझा हुआ चूना में आ जाता है वापस फॉर्म में, क्योंकि ये CO2 बिना बुझा हुआ चूना ही ना जल के साथ मिलकर बना देता है बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ मिला के बुझा हुआ चूना बना देता है। बुझा हुआ चूना वो दीवार पर जो पेंट होता है वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके संखमरमर बना देता है, CaCO3 बना देता है। ओके, तो वही CaCO3 को आप वापस से गर्म कीजिएगा तो वो वापस से अपने पुराने वाले फॉर्म में यानी कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 अलग हो जाता है। तो यही ऊष्मीय वियोजन में यही समझाने के लिए आपको इतना हम बताए हैं। जो संखमरमर जो होता है CaCO3, इसमें हम वापस से ऊष्मा देंगे तो वो ये वापस कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ओके, ये यही अभिक्रिया समझाए हैं। जो ये CaCO3 को गर्म करेंगे ये वापस से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इस गैस वापस बाहर निकल जाएगी। ओके, अब आगे देखिए विद्युतीय ऊष्मीय वियोजन समझ गए होंगे। अब विद्युतीय वियोजन देखिए, विद्युतीय वियोजन में या पढ़े ही होंगे H2O, यहाँ पर जल को गर्म किया गया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ये पढ़े होंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया बताए तो शुरू में यही वाला एग्जाम्पल से समझाए थे हम। ओके, तो यहाँ पर H2 + O2 में टूट गया, ये जल को विद्युत से यहाँ पर विद्युत दिया गया तो H2 और O2 में टूट गया। ओके, तो आप देखिए विद्युतीय वियोजन समझिए। प्रकाशीय वियोजन देखिए, प्रकाश के द्वारा कैसे टूटता है एक पदार्थ दो पदार्थों में। उसके बाद देखिए यहाँ पर AgCl है, AgCl आर्जेंटम क्लोराइड, AgCl इस पर सूर्य का प्रकाश दिया गया तो ये Ag यानी इससे चांदी अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। ये तीनों आपको आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब सूर्य का प्रकाश हो गया। अब हमारा बचा क्या है, अब वो जो क्वेश्चन आंसर बताए थे वही, ये क्या लिखा गया तो ये भी समझा ही देते हैं। यहाँ पर जो ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो आप तीर देख रहे हैं इस तीर के ऊपर भी आपको लिख सकते हैं, यही समझाने के लिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। और ये इसीलिए क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बताने के लिए ये लिखा गया। AgBr को सूर्य के प्रकाश से विघटित किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको बता दें जो यहाँ पर जो वियोजन अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश से होता है, इसका एग्जाम्पल ये आसान होता है इसीलिए हमने बताए थे। जो Ag आर्जेंटम क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देंगे ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। और आप यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये जो एग्जाम्पल है ये भी आप इसकी जगह लिख दीजिएगा तो ये गलती नहीं होगा, क्योंकि ये भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वियोजित होता है।
क्वेश्चन पूछता है एक, इसीलिए यहाँ पर ये लिखे थे। जो AgBr को अपघटित विघटित संयोजन का ही नाम है। तो AgBr को अपघटित करने के लिए किस चीज़ से, AgBr को किस चीज़ से अपघटित किया जाता है? तो ऑप्शन दे देगा, सूर्य का प्रकाश से, विद्युत से, उष्मा से। तो आपको पता रहेगा तब ना, जो AgBr को आप सूर्य के प्रकाश से अपघटित विघटित कुछ भी किया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, जो AgBr को सूर्य के प्रकाश से अपघटित किया जाता है। यहाँ पर किसका सूत्र लिखा है? तो चूना पत्थर, शंख मरमर खड़िया। याद रखिए, शंख मरमर है ना, इसी को ही हम चूना पत्थर कहा जाता है। यहाँ पर हम सभी नाम लिख दिए, कभी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। शंख मरमर को ही चूना पत्थर कहा जाता है, इसको ही खड़िया कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, शंख मरमर को ही चूना पत्थर और खड़िया कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है? CaCO3 है। अब वो जो क्वेश्चन आंसर बताए थे, जिसके लिए हम इतना स्टोरी सुनाए हैं, उसकी बारी अब आई। अब देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है कि अब समझ जाइएगा। देखिए क्या लिखा गया है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने यानी कि पुताई करने में उपयोग होता है, क्योंकि बुझा हुआ चूना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बुझा हुआ चूना क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर 2 या 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे दीवार पर शंख मरमर के समान चमक आ जाती है। अब स्टोरी बताए थे, तो ये क्वेश्चन आंसर लगता है समझ ही गए होंगे। जो हम चूना को क्या किए, तो एक चूना को घोल दिए एक बाल्टी में, उससे हमने दीवार, एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पर हमने क्या किया था, चूना को हमने लिया था और बाल्टी में लिया, और हमने इस चूने को बाल्टी में घोला और वापस इस दीवार को पेंट किया। तो शुरू में चमक नहीं आता है, अब बाद में वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, उससे हमारा जो बिन बुझा हुआ चूना है, वो धीरे धीरे अभिक्रिया करके एक शंख मरमर यानी CaCO3 बना देता है। इसीलिए दीवार पर शंख मरमर के समान चमक आ जाती है। ये याद हो गया। तो अब थोड़ा सा बचा है। अब देखिए, यहाँ पर धातु की सक्रियता श्रेणी, तो इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इस पर मेरे चैनल पर एक शॉर्ट अपलोड है, आप जाइएगा चैनल पर क्लिक कीजिएगा और शॉर्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी यहाँ पर एक ट्रिक है। यहाँ पर ये पहले आप इस वीडियो को पॉज करके वो ट्रिक देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसको याद करवाया है। मैं बेसिकली बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक से यूज किया है। धातुओं का नाम होता है सक्रियता श्रेणी, धातु की शक्ति के अनुसार से पोटेशियम, आपको संकेत यहाँ वो देख लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। जो फालतू में वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक ट्रिक है, कर्नसा में जिलोटीन, हाई कॉपर, पारा, चांदी, सोप्लेट। आप जाइए पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे का देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए, अब बताते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पहले एक बार परिभाषा समझाते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देखिए, धातु सक्रियता श्रेणी का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अब याद हो गया होगा। तो अब देखिए, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो जो ये विलयन, धातु का जो विलयन किसे कहा जाता है, तो विलयन यहाँ पर ये SO4 है ना, इसी को यहाँ पर विलयन कहा गया है। SO4 को विलयन कहा गया है। यहाँ पर जो ज़्यादा शक्तिशाली से होगा, जो सक्रियता श्रेणी में ज़्यादा ऊपर होगा, वो क्या करेगा, दूसरे तत्व को यहाँ से विलयन से विस्थापित करेगा। सो देखिए कैसे। लोहा है, सबसे पहले आप पढ़िए, कर्नसा में जिलोटीन, लो से लोहा होता है, लोहा आ गया तो लोहा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्नसा में जिलोटीन, हाई कॉपर, लोहा के बाद कॉपर आ रहा है, तो कॉपर कमजोर है, तो लोहा क्या करेगा, इसके यौगिक के विलयन से इसको विस्थापित कर खुद स्थान ले लेगा। तो बना क्या दिया, FeSO4, और यहाँ पर ये CO अकेला छूट गया। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसके यौगिक के विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। अब फिर से आप देखिए, यहाँ पर फिर से आप पढ़िएगा, कर्नसा में जिलोटीन,
कनसा में ए जिलोटीन हाई कॉपर। यहाँ पर कॉपर है लेकिन उससे पहले जिंक आया, वो देखिए कहाँ आया था, कनसा में ए जी से जिंक होता है, पहले जिंक आ गया, कनसा में ए जी जिससे जिंक आ गया, और लोटीन हाई कॉपर, कॉपर जिंक के बाद कॉपर आया, यहाँ पर जिंक ज़्यादा स्ट्रांग है और कॉपर कमज़ोर है, तो जिंक क्या करेगा, इसको इसके विलियंस इसको विस्थापित करके स्थान ले लेगा SO। यहाँ देखिए जिंक SO4 के साथ यहाँ पर आ गया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, आपको बस याद कर लेना है धातु की सक्रियता से, और ये याद हो जाएगा, बस याद रख लीजिएगा Fe+CuSO4, तो आप खुद ही आप विस्थापित स्ट्रॉन्ग जो होगा उसको आप SO4 के साथ रख दीजिएगा, हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। या आसान ही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब दो यौगिक, क्या लिखा है, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, जब दो यौगिक रहेगा, वो दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नया यौगिक बनाएगा, उसे हम द्विविस्थापन। तो आयनों की अदला बदली करने का क्या तात्पर्य है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर Na2SO4 है और BaCl2 है, देख रहे होंगे कि Na2SO4 और BaCl2 और बना रहा है NaCl और BSO4, ये देखिए कैसे होगा। सो यहाँ पर आयनों की अदला बदली, यहाँ पर Na2SO4 यहाँ पर देख रहे होंगे और आगे यहाँ पर BaCl2 है, तो आप ये गौर कीजिए, यहाँ पर SO4 यहाँ पर है और यहाँ पर Cl2 है, और यहाँ पर एक तत्व यहाँ पर ऐसे सोडियम है और यहाँ पर ये है बेरिलियम, ये है यहाँ पर ये तत्व है। तो ये क्या करेगा, Na है ये Cl2 आयन के साथ आ गया तो NaCl, और Ba है ये SO4 के साथ आ गया तो BaSO4। किस प्रकार आयनों की अदला बदली हुई ये सो देख लिए, इसको याद भी हम इसी प्रकार रखेंगे, आप याद रख लीजिएगा Na2SO4 प्लस BaCl2। उसके बाद आप बस एक तरफ याद हो गया, दूसरी तरफ आयनों की अदला बदली खुद ही कर दीजिएगा। जो SO4 Na2 है तो इसके साथ हम क्या रख देंगे, तो इसके साथ Cl रख देंगे, तो NaCl, और Ba है इसके साथ Cl2 को हटा के SO4 को रख देंगे तो BaSO4। तो इस तरफ आसानी से ये हो जाता है। और यहाँ पर 2 लगा है, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया गया, ये इसके लिए वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी यही किया गया है, आर्जेंटम नाइट्रेट है AgNO3 और NaCl के साथ अभिक्रिया कराया गया है, आयनों की अदला बदली हो गई। AgNO3 था, NO3 के जगह पर यहाँ Cl आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए AgCl, और ये यहाँ पर Na है, Na में से Cl यहाँ पर हट जाएगा, इस आयन की अदला बदली करके NO3 ले ले तो NaNO3 यही है। जब दो यौगिक, यहाँ पर दो यौगिक इसको कहते हैं, ये जो सिंबल में सिर्फ ऐसे बना रहता है जैसे जिंक है तो ये हो जाता है तत्व, और जो सूत्र बना रहता है जैसे कि यहाँ पर सूत्र बना हुआ है Na2SO4, ये हो जाता है हमारा यौगिक। समझ गए, तत्व और यौगिक क्या है, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नया यौगिक, यहाँ पर दो नया यौगिक बना है, दो नया यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब हम समझते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया पहले पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद समझाएंगे। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लवण का मतलब नमक होता है, लिखा गया है, मतलब कि ये वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक होगा अम्ल और एक तरफ होगा क्षार, और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। और यही देखिए अम्ल कैसे, यहाँ पर HCl है, ये सब इसका pH मान बहुत कम होता है। HCl का pH मान, ये हमारे पेट में पाया जाता है, उदर में HCl। तो यहाँ पर HCl एक अम्ल है। और एक क्षार को कैसे पहचानेंगे, तो एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं अभी, जिसके लास्ट में OH लगा रहता है ना वो ज़्यादातर क्षार होता है। तो यहाँ पर देखिए NaOH लगा है तो ये क्षार है, ये भी क्षार है यहाँ। लेकिन अम्ल तो कुछ अम्ल का नाम आपको याद करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर HCl लिया गया है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यहाँ पर HNO3 है तो HNO3 हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ओके, और यहाँ पर ये क्षार है, यहाँ पर ये दोनों क्षार है,
तो अम्ल है HCl और क्षार है NaOH, और ये लवण बना देता है। तो लवण मतलब कि होता है नमक, तो नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, तो ये आपको लवण आप खुद लिख दीजिएगा NaCl। और जल बनाता है, जल का सूत्र इसलिए बोले थे शुरू में याद करने के लिए, लवण और जल याद रहेगा तब ना। आप अम्ल एक याद रहेगा आपको, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, और एक KOH आप ले लीजिएगा, एक तरफ लवण बना दीजिएगा, तो एक तरफ तो सोडियम क्लोराइड सिंपल नमक का, उसका सूत्र आपको में से ज़्यादातर को याद ही होगा, नमक का सूत्र लिख दीजिएगा। लास्ट में सब में जल लिखना है, दोनों में जल लिख दीजिएगा। कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो उसके लास्ट में जल आएगा ही आएगा, इसीलिए जल लास्ट में लिख दीजिएगा। और ये KNO3 देख रहे हैं यहाँ पर, ये KNO3 भी एक प्रकार का नमक ही है, लवण ही है। ये KNO3 नमक ही है, ये NaCl और ये KNO3 नमक ही है। तो ये याद हो जाएगा आप लोग के एग्जाम पर, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है NaOH, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया किया, बना दिया सोडियम क्लोराइड नमक, लवण और जल बना दिया। और यहाँ पर भी HNO3 ये एक अम्ल है, और यहाँ पर KOH एक क्षार है, अभिक्रिया करके लवण बना दिया, KNO3 H2O जल बना दिया। ये समझ गए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत आसान है, एक बार बताए भी हैं। तो वही चूना को आप जल में घोलिएगा, उसमें हाथ डालिएगा तो गर्म हो जाता है, तो जब वो गर्म हो जाता है तो क्या निकलता है, उसके साथ उष्मा निकलता है, वही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा और। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए पढ़ते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद पता है, रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि ऐसी रासायनिक जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगा उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। वही लिखा गया है, तब बताए थे जो कैल्शियम, वही बोल दिए थे शुरू में याद करने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना ले लिए, ऐसे जल में डाल दिए चूना को, तो बन क्या जाता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जाते तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। किस प्रकार बनता है ये भी बता चुके हैं। और अब कोई पता होगा बिना बुझा हुआ चूना को जल में डालने से बुझा हुआ चूना, तो यही बना है बुझा हुआ चूना। और उसमें जब आप हाथ डालते होंगे चूना को जल में घोल के, तो आपको गर्म लगता होगा, तो प्लस में उष्मा बनता है, तो ये प्लस में उष्मा बनता है, यही लिखा गया। समझ के आप पढ़िएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मन से ले लीजिएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, चूना बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जल मिला देंगे, मतलब चूना में जल को घोलना, तो जल घोल दिए H2 अब बन जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया COH का हॉल। तो ऐसा प्लस में उसमें हाथ उसमें डालते हैं चूना के फल, तो हाथ गर्म लगता है तो प्लस में उष्मा, ये याद हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक और हम लिए हैं जो कि आप लोग को बायोलॉजी में भी याद करना पड़ेगा, इसीलिए हम ले लिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, श्वसन की अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछता है जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोलेगा श्वसन उष्मा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद कर लीजिए अभी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बनता है, आपका शरीर छुएगा गर्म लगता है, तो यही श्वसन में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपका शरीर का तापमान फिक्स है ना 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वही है। श्वसन करने से ही हमारा शरीर गर्म रहता है, इसीलिए जो आदमी मर जाता है, मृत हो जाता है, तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो श्वसन नहीं करते हैं। आप समझे, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर श्वसन का यहाँ पर सूत्र लिख दिया गया है, श्वसन का किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज लिया गया है, ये ग्लूकोज C6H12O6, यह ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लिया गया है, और यहाँ पर बन जाता है, हम पता है हम लोग बाहर कौन सा गैस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कुछ अंश जल का भी निकलता है H2O, और यहाँ पर ऊर्जा उष्मा। तो ये हमारा श्वसन का अभिक्रिया है, ये याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, एक भी याद रहेगा चलेगा, बस याद रख, ये इम्पोर्टेंट है। जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ज़्यादा श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये तो बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना है, याद हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है जो वनस्पति द्रव्य जैसे साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो ये
उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ये अब ये क्या है, साग सब्जियों को विघटित करके, विघटित मतलब वियोजित होता है, अपघटित विघटित मतलब वियोजित यानी तोड़ना। तो जो अब सोचिए कंपोस्ट क्या होता है बता देते हैं। जो भी देखेगा जैविक खाद होता है, जिसे पेड़ पौधे जीव जंतु मृत्यु उस सब को सड़ा गला के खाद बना दिया जाता है। जैसे कि गोबर, उसको खेत में छीटा जाता है, तो वो जब बनाया जाता है ना, तो ये जो बनाने की प्रक्रिया ये उष्माक्षेपीय, उष्मा उत्पन्न होता है। तो यही है जो वनस्पति द्रव जैसे साग सब्जियों सबको विघटित किया जाता है। और इसमें कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। अब हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी। शोषी मतलब होता है सोखना। जैसे ही आप उष्माक्षेपी आए ना, उष्माक्षेपी यानी उष्माक्षेपी में उष्मा बनता है, शोषी मतलब उष्मा सोखता है। यहाँ पर उष्मा शोषी में उष्मा सोखना, शोषी जैसे ये लास्ट में समझ लीजिएगा शोषी उष्मा सोखना है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि इसमें उष्मा बन रहा था, इसमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं उसे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। उदाहरण में देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से आप देखते होंगे, जो सुनते होंगे, पेड़ पौधे के पत्तियों पर जब सूर्य का प्रकाश होता है तो पत्ती क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, फिर भोजन तैयार करती है। तो ये उष्मा, सूर्य का प्रकाश से जो उष्मा मिला उसको अवशोषित किया, इसीलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गए, तो यही पर ये लिखा गया है। तो इसके सूत्र को याद करने के लिए एक छोटा सा बता दें। तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए पढ़े होंगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, और जल चाहिए तो CO2 प्लस कर दीजिए जल H2। और बनता क्या है, तो बनता है ग्लूकोज यानी कि भोजन। ग्लूकोज को ही ना भोजन कहते हैं, तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और थोड़ा ऑक्सीजन निकल जाता है। और यहाँ पर माइनस उष्मा है क्योंकि उष्मा का अवशोषण हुआ है। ये एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर एक आसान एग्जाम्पल रखे हैं जो आसानी से याद करने के लिए। यहाँ पर N2+O2 नो, और यहाँ पर माइनस उष्मा, ये याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर आपको जाना माना जो आप योजन में भी पढ़े हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपघटन यानी कि जब एगो पदार्थ दूगो पदार्थ में टूट जाता है उसे अपघटन विघटन वियोजन कहते हैं। यहाँ पर यही है जो दीवार पर जब हम पेंट कर देते हैं तो वो क्या करता है, बिना COH का जो हॉल्ट वाइस बताएं फिर बता देते हैं। COH का हॉल्ट वाइस ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करके बना क्या देता है, तो बना देता है हमारा CaCO3 संखमरमर बना देता है। तभी ना संखमरमर के समान दीवार पर चमक आ जाती है, तो यही है। और उसको वापस से हम संखमरमर को CaCO3 को गर्म करेंगे, इसमें उष्मा देंगे, गर्म करेंगे यानी कि इसमें उष्मा देंगे, तो ये बनेगा क्या, वापस से ये अपने चूना गर्म करने से चूना के फॉर्म में, और CO2 गैस बाहर वायुमंडल में चली जाती है, यहीं पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कैसे उष्मा शोषी है, तो यहाँ पर इसको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हम गर्म किए, तब ना यहाँ पर हमको चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, CO2 गैस निकला, तो इसीलिए यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये एक आसान सा एग्जाम्पल है N2+O2 नो माइनस उष्मा, ये याद करने के लिए। अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़े ही है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, वही है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपन अभिक्रिया देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ताए हैं, PbNO3 का H2S प्लस मतलब लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आप बताए थे PI2 KNO3, याद होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर दें।